कर दो लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो हिस्ट्री की क्लास में बच्चा अब तक हम पढ़ रहे थे सभी लोग मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश जिसका डाउनफॉल अब होता चला जाएगा। मैंने बताया औरंगजेब जो छठा शासक था, एक मजबूत शासक था। इसके बाद क्या होगा, और जो आपके मुगल होंगे ये कमज़ोर होते चले जाएंगे धीरे धीरे। और मुगल इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि उनको गद्दी पर बैठने के लिए भी और लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि सैयद बंधु होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा वो लोग लेंगे, अंग्रेजों का सहारा लेंगे, फ्रांसीसियों का सहारा लेने की वो कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में आप सब लोग जानते रहेंगे जब आप आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुगल, जो मुगल वंश है उसके अंतिम बादशाह जितने भी हुए, उतने शासक हुए, उनके बारे में। इनके बारे में और ज़्यादा विस्तार से हम कब जानेंगे? ज़्यादा विस्तार से जैसे आप मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो कुछ पार्ट आप औरंगजेब का वहाँ जानेंगे, है ना। और बाकी के जो शासक हैं, जैसे कि आप मराठा साम्राज्य में जब बाजीराव को जानेंगे तो आप मोहम्मद सारंगीला को और अच्छे से जानेंगे। तो जो चीज़ें आज यहाँ समझने की उनको यहाँ समझते हैं, बाकी को बाद में समझते रहेंगे इतिहास में जैसे आगे चलते रहेंगे। तो औरंगजेब के बारे में हम पढ़ चुके थे 1658 से 1707 तक, 1707 तक। और अकबर के बाद में दूसरा लंबा शासनकाल था। मुगलों में दूसरा सबसे लंबा शासनकाल कितना किसका था? दूसरा सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल किसका था? क्या बोलोगे? वो था आपका भैया औरंगजेब का। ओके भैया, याद रखना इस बात को। अब बात आती है बहादुर शाह प्रथम की। तो बहादुर शाह प्रथम सबसे बुजुर्ग शासक था। देखो, एक तो जलालुद्दीन खिलजी था, वो तो 70 साल का बैठा था, है ना। ये सबसे बुजुर्ग कौन है? मुगल शासक है। गद्दी पर बैठने वाला सबसे बुजुर्ग मुगल शासक। और सबसे कम में कौन बैठा? वो आपका अकबर था, आप जानते ही हैं। 13 वर्ष 4 उम्र की अवस्था में, है ना। 13 वर्ष और 4 माह की अवस्था में। कितनी उम्र में बैठा था ये? 63 ईयर्स में। 63 साल का ये गद्दी पर बैठा था। सबसे बुजुर्ग शासक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। कौन है ये? दरअसल में ये औरंगजेब का दूसरा बेटा है। औरंगजेब के बेटों में एक बेटा तो वो है जिसने बीवी का मकबरा बनवाया। तो ये जो औरंगजेब है, इस औरंगजेब के अगर बेटों के बारे में बताऊं मैं आपको, औरंगजेब के बेटे थे, एक तो आजम शाह था, आजम शाह था। एक आपका कामबख्श था, कामबख्श हो गया। ये किसके बेटे हैं? औरंगजेब के। आजम शाह है, कामबख्श है, और एक है इसका बेटा मुअज्जम। कौन है? मुअज्जम। मुअज्जम हो गया। और एक था आपका कामबख्श हो गया, एक था अकबर। वो अकबर नहीं, दूसरा अकबर है। अकबर किसका बेटा था? तो कभी आ जाए औरंगजेब का बेटे का नाम क्या नहीं था, कभी अकबर को चुन लो, ऐसा लगेगा आपको अकबर तो इससे पहले था। नहीं, अकबर इसके बेटे का नाम था। तो ये बात आपको याद रखनी। एक इसका बेटा था सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान। तो इसमें जो ये मुअज्जम है, मुअज्जम जो है, ये मुअज्जम ही गद्दी पर बैठा बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो क्या बोलूंगा मैं आपसे? क्या बोलोगे? इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम था इसका मुअज्जम। मुअज्जम, जिसको हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी उपाधियां हैं। उपाधि कौन कौन सी हैं इसकी? शाह ए बेखबर किसको कहा जाता है? क्योंकि अब मुगल शासक क्या हो गए थे, वो ऐसे समझो बेखबर हो गए थे। तो पहला शाह ए बेखबर शासक किसको कहा गया है? वृद्ध, मुगलों में वृद्ध शासक, बूढ़ा शासक किसको कह करके पुकारा गया है? वो भी सबसे बुजुर्ग बैठा था ना, ये 63 साल का, इसीलिए इसको कहा गया। ठीक है। शाह आलम प्रथम किसको कब जाना जाता है? आलम शाह भी बोलते हैं और शाह आलम भी बोलते हैं। शाह आलम या आलम शाह प्रथम, आलम शाह प्रथम, आलम शाह प्रथम। 5 साल तक गद्दी पर रहा है भैया। किसका? 5 साल तक का शासनकाल रहा है आपका बहादुर शाह प्रथम का।
अब ये जो संघर्ष किया इसने, ये संघर्ष किया इसने अपने बाकी भाइयों से। जैसे इसके बाकी भाइयों में नाम है आजम शाह और कामबख्श का, आजम शाह और कामबख्श का, जिसको हम बोलते हैं आपका जाजऊ का युद्ध। तो याद रख लेना इसमें 1707 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, 1707 में क्या हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो 1707 में उत्तराधिकार की लड़ाई में आगरा के पास ही जो सामूगढ़ था ना, वहां फिर से युद्ध हुआ, उत्तराधिकार की लड़ाई। और इस उत्तराधिकार की लड़ाई को हम बोलते हैं जाजऊ का युद्ध, जाजऊ का युद्ध। और जाजऊ का युद्ध कहाँ हुआ था, ये आपका जाजऊ का युद्ध हुआ था भैया, क्या बोलोगे, जाजऊ का जो वार हुआ है सामूगढ़ आगरा के पास में हुआ है। जिसमें कौन है, एक तरफ तो मुअज्जम है, मुअज्जम, ठीक है, और मुअज्जम के वर्सेज में कौन है, मुअज्जम के वर्सेज में थे आपके तो आजम शाह हो गया, आजम शाह, और इसके साथ ही था इसका दूसरा भाई कामबख्श, कामबख्श ने इसका सहयोग किया था, प्रमुख नाम है। जीता कौन था, मुअज्जम, आप देख ही पा रहे हैं गद्दी पर बैठा, तो सीधी सी बात है मुअज्जम ही जीता होगा। कौन जीता, मुअज्जम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जाजऊ के इस वार में, जाजऊ के इस युद्ध में जो सहायता दी थी, सहायता किसको, सहायता दी थी आपकी, किसको बोलेंगे, मुअज्जम को, मुअज्जम को, शाह ए बेखबर को बहादुर शाह प्रथम की जो मदद की, लिखना मुअज्जम की मदद इसमें किसने की थी, मुअज्जम की मदद गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के 10वें गुरु हैं, सिख साम्राज्य में पढ़ाऊंगा मैं आपको, गुरु गोविंद सिंह ने की, गुरु गोविंद सिंह ने की, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह, तो मतलब सिखों के मुगलों से बहुत अच्छे संबंध की उम्मीदें यहाँ जागी थी कि जो सिखों का मुगलों से जो संघर्ष चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा था 5वें गुरु जहांगीर ने हत्या करवा दी, 9वें गुरु की हत्या करवा दी, लेकिन 10वें गुरु के इतने अच्छे संबंध हो गए मुअज्जम से कि वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो एक आस जगी कि सिखों का और मुगलों के जो मुगल साम्राज्य हैं इसके संबंध अच्छे हो चलेंगे। लेकिन जल्दी ही मृत्यु हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की 708 में, यानी 1708 में। उसके बाद में बंदा बहादुर के हाथ में नेतृत्व आएगा, जो आप सिख साम्राज्य में पढ़ेंगे। बंदा बहादुर क्या करेगा, वो मुगलों के खिलाफ कूच कर देगा, अभियान करेगा, ठीक है, माधोदास नाम से जिनको हम इतिहास में जानते हैं। तो मदद की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और यही मुअज्जम की एक प्रेमिका है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, जो कि अंत तक इसके साथ रही थी। और प्रमुख क्या है, प्रेमिका का नाम है कि वो पुर्तगाली महिला है। इसका मुगल साम्राज्य में बड़ा कंट्रोल रहा था, तो इसीलिए इसको याद रख लेना है, जूलियाना। क्या नाम है, जूलियाना। जूलियाना भी इस युद्ध में साथ थी इसके, इसमें जाजऊ के युद्ध में। तो कहने का मतलब है पुर्तगालियों का भी एक सहयोग इनको मिला था, क्योंकि पुर्तगाली उस समय तक भारत में एक्टिव हैं। जब आप पुर्तगाली पढ़ेंगे तो जानेंगे अच्छे से पुर्तगालियों के बारे में। कोई दिक्कत, सर जी क्वेश्चन में मुअज्जम आएगा या बहादुर शाह प्रथम आएगा? बच्चे जो दोनों नाम एक ही हैं। अब अकबर का नाम अकबर भी आ सकता है, जलाल भी आ सकता है, जलालुद्दीन भी आ सकता है। ऐसी छोटी बात क्यों करते हो, हैं टुच्चा प्रश्न। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भी, सर जी क्या नाम है, सर जी हिंदू शासकों ने अपने भाई के साथ युद्ध नहीं किया। अब पगलू, अशोक के लिए बताया नहीं, सिंगली अनुश्रुति क्या कहती है कि 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, है चाचा ताऊ के सब काट डाले थे उसने, अशोक ने। क्यों नहीं हुआ भैया, उत्तराधिकार तो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखता, ये सब लोग लड़े गद्दी के लिए। इतिहास पढ़ते आ रहे हो, तुमको इतना समझ जाना चाहिए कि सारी मारकाट ही धन और लूट की। तो ये कौन है, फाइनली बात आई कि मुजब्बम गद्दी पर आ गया, ये बात आपको याद रख लेनी है। और इसी को हम जो बोलते हैं सबसे ज्यादा है। और इसके उत्तराधिकार की लड़ाई में मुअज्जम का ये हुआ कि जब मुअज्जम मरता है 1712 में, मौत कब हुई इसकी, मुअज्जम की मौत हो जाती है 1712 में। बूढ़ा शासक था, और बेचारे का जो शव है ना, डेड बॉडी, डेड बॉडी कहते हैं इसकी, डेड बॉडी को बहुत दिन तक ऐसे ही रखा गया, समझ रहे हो, लगभग 70 दिन तक इसका शरीर ऐसे ही रखा रहा, जिसके सबको 10 सप्ताह तक इसके बेटों के बीच में यह था कि जो बैठेगा संघर्ष चलता रहा कि वही इसको दफन करेगा।
तो वो संघर्ष चलता रहा और उस संघर्ष में इसकी डेड बॉडी भी ऐसे ही रखी रही, सड़ती रही है मानो। तो ये हालत हो गई है अब मुगलों की। ठीक है, इसके बाद में जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बाद में गद्दी पर आया इसका बेटा जहांदर शाह। क्या बोलोगे? जहांदर शाह। शाह ए बेखबर के बाद में आता है जहांदर शाह। कुल 1 वर्ष रहेगा भैया, 1712 से 1713। 1712 से 1713। इसी को हम कहते हैं लंपट मूर्ख। क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है? जहांदर शाह को जाना जाता है। और ये लंपट मूर्ख किसने कहा है? एक इतिहासकार हुए हैं इरादत खां। इतिहासकार इरादत खां ने कहा है। इरादत खां, सॉरी, इतिहासकार इरादत खां ने कहा है। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहांदर शाह कब से कब तक? 1 वर्ष तक लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। निरा मूर्ख है। क्या है? निरा मूर्ख है। तो मतलब इसने तो, अब आप देख रहे हो ऐसे उपाधियां मिलनी शुरू हो गई हैं मुगल बादशाहों को, क्योंकि इनका शासन पर जो है वो शासन इनका थोड़ा कम होता जा रहा है और ये बेखबर होते जा रहे हैं किसके प्रति? तख्त के प्रति, गद्दी के प्रति, है ना। क्या बोलोगे? जहांदर शाह लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख किसको कहते हैं हम? इसको लंपट मूर्ख कहते हैं जहांदर शाह को। और ये किसने कहा है? इरादत खां ने कहा है। किसने? इरादत खां ने कहा है। 1713 में आया भैया फर्रुखसियर 6 साल के लिए, 1719। क्या बोलोगे? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कब से कब तक है? 1713 से 1719। 1713 से 1719। इसको घृणित शासक कहा जाता है, घृणा की जाती है इससे। कहते हैं कि अंग्रेजों के व्यापार के लिए जो मैग्ना कार्ट जारी किया, इसलिए इसको घृणित शासक कहा गया। घृणित शासक। घृणित शासक किसको कहा जाता है? तो घृणित शासक आप कहेंगे, क्या बोलेंगे? ये फर्रुखसियर को कहा जाता है। और फर्रुखसियर को कहने का कारण क्या है? कि इसने 1717 में अंग्रेजों को अंग्रेजों को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आएगी भारत में, पढ़ेंगे आप लोग। अंग्रेजों को व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा जारी किया। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ये शायद आपने जब मूल अधिकार पढ़े होंगे पॉलिटी में तब भी पढ़ा होगा कि 1215 में सबसे पहली बार दुनिया में मैग्ना कार्टा कहीं जारी हुआ, जो आपके ब्रिटेन में, ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन, उनके द्वारा जारी किया गया, जब उनके सामंतों ने उन पर विरोध जताया था। पहली बार मूल अधिकारों की बात आई थी। व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा जारी किया, खुली छूट दे दी थी इनको व्यापार की। सूरत भी आपका, बंगाल में भी 1717। तो यहां याद रख लेना इसके भी कारण थे। दरअसल में क्या है कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का एक दल आया था, एक शिष्टमंडल आया था। इसके टाइम पर एक शिष्टमंडल आया था। शिष्टमंडल 1715 में। शिष्टमंडल मतलब उसमें कुछ आपके जो प्रतिभाशाली लोग थे वो एक साथ आए। शिष्टमंडल 1715 में किसके समय पर आया? फर्रुखसियर के समय आया। इस शिष्टमंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे आपका जॉन सैरेमन, जॉन सुरमन भी जिसको हम बोलते हैं, जॉन सैरेमन। और इसी दल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन। कौन था? डॉक्टर हैमिल्टन। और यही डॉक्टर हैमिल्टन है कि जब ये दल आया 1715 में, तो उस समय 1715 मतलब 1716 में एक्टिव हुए मुगल शासन में, और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और बहुत जख्म हो गए थे किसके शरीर पर? आपका फर्रुखसियर पे। तो फर्रुखसियर दुआ करता था कि कैसे ही करके मेरा शरीर ठीक हो जाए, बेशक से मुझसे कोई दिल्ली का तख्त ले ले। तो डॉक्टर हैमिल्टन, अंग्रेजों की ये चाल काम आई। डॉक्टर हैमिल्टन ने बहुत अच्छा इलाज किया और वो एकदम से स्वस्थ हो गया फर्रुखसियर बहुत खुश हुआ और इनको व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा जारी कर दिया। पढ़ेंगे ये चीज़ भी आप सारे, ठीक है। तो फर्रुखसियर को हम लोग क्या बोलते हैं? घृणित शासक के नाम से जाना जाता है। अब ये जो गद्दी पर बैठा है ना फर्रुखसियर, जैसे फर्रुखसियर को मान लो, तो फर्रुखसियर गद्दी पर बिठाने का काम है लिखना है। तो फर्रुखसियर का जो पिता था अज उस्मान की हत्या की थी जहांदर शाह ने।
किसने की थी? जहांदर शाह ने। और ये जो जहांदर शाह है, इसको याद रख लेना, इस जहांदर शाह की हत्या किसने करवाई थी? ये हत्या करवाई थी आपकी भैया फर्रुखसियर के द्वारा। तो यहां एक बात समझ में आती है, लिखना, फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने में योगदान, फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने का श्रेय, यहां आता है नाम सैयद बंधुओं का श्रेय। तो ये क्रेडिट किसको देते हैं हम? सैयद बंधुओं को देते हैं। ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, क्या बोलते हो यार, अभी तो बताया मैंने आपको, सबसे बुजुर्ग। फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने का श्रेय सैयद बंधुओं को जाता है, सैयद बंधुओं को जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, भैया जी सैयद बंधु कौन है? तो दरअसल में सैयद बंधु ये सेनानायक थे, सेनानायक थे मुगलों के, और इनकी ताकत धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है, इतना इन्फ्लुएंस इनका हो जाता है शासन में, कि जो अमीर वर्ग है वो किसके कंट्रोल में है इस टाइम? सैयद बंधुओं के कंट्रोल में। सैयद बंधु जिसको चाहे उसको गद्दी पर बिठाएं। और सैयद बंधु ये दो भाई हैं। कौन दो भाई हैं? इसमें एक भाई है हुसैन अली, क्या नाम है? हुसैन अली। ठीक है। और दूसरे भाई का नाम है अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये दोनों भाइयों को हम जानते हैं किसके नाम से? सैयद बंधुओं के नाम से इनको जाना जाता है संयुक्त रूप से। ठीक है। इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं किंग मेकर। भारत के इतिहास में किंग मेकर, राजाओं को बनाने वाला किसको कहा जाता है? राजाओं को बनाने वाला किसको कहा जाता है? तो सारे के सारे मुगल बादशाह, फर्रुखसियर और इसके बाद के और 3-4 बादशाह, ये सब किसके कंट्रोल में रहे? ये सारे कंट्रोल में रहे सैयद बंधुओं के चंगुल में। सैयद बंधु जिसे चाहें उसे गद्दी पर बिठाएं, जिसको चाहें हटाना उसको हटा दें। इस फर्रुखसियर की हत्या भी होगी किसके द्वारा? सैयद बंधुओं को अच्छा नहीं लगेगा जब कुछ गवर्नर, मतलब कि आपकी बात आएगी गवर्नर देने की, कि गवर्नर ये बदलेंगे, यहाँ की सूबेदारी इसको देनी है, इस बात पर इनकी तनातनी में हत्या करवा दी जाएगी। किसकी? फर्रुखसियर की। तो किंग मेकर कौन कौन है? वो सैयद बंधु हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला। क्या बोलोगे? हुसैन अली और अब्दुल्ला। जीएस का प्रैक्टिस सेट कब से चलता है? जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है मेरे दोस्त शाम 3 बजे से, है ना? 3 बजे से यूट्यूब पर। सर जी ससुर साम्राज्य के बाद में कोई भी क्लास नहीं है। बच्चे हैं मुगल वंश में, देखो आप प्लीज, आप ये क्वेश्चन पूछते हो रोज। ठीक है। इसको याद रख लेना, हुसैन अली और आपका मोहम्मद अब्दुल्ला खान को। कोई दिक्कत भी है? तो सैयद बद्दू गद्दी पर बिठा रहे हैं सबको, जिसको चाहें ये गद्दी पर बिठाएं, जिसको चाहें इसको उठा दें। चलो भाई, जो जयसिंह है, राजा जयसिंह, जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? जयसिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ने दी। सवाई जयसिंह कहा गया उनको, जब सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुख ने दी। फर्रुख लिख लो अब इसको, फर्रुखसियर, फर्रुख ने दी। ठीक है। ये बात याद रख लेना यहां तक। इसके बाद के जो शासक हैं 1719 के बाद के, एक ही साल में कई शासक बदले। जैसे कि फर्रुखसियर के बाद में आपका तब गद्दी पर आता है रफ़ी उद दरजत। क्या बोलते हैं? रफ़ी, इसको बोला जाता है रफ़ी उद दरजत। ये अगला शासक है भैया, कुछ दिन के लिए बैठा। रफ़ी उद दरजत के बाद में रफ़ी उद दौलत, रफ़ी उद दौलत बैठता है गद्दी पर। रफ़ी उद दौलत, इन सबको कौन गद्दी पर बिठा रहा है? जिसके पक्ष में ये आपके सैयद बंधु हैं उसको ये गद्दी पर बिठा रहे हैं। फिर बैठता है आपका कौन? नेकू सियार, सॉरी नेकू सियार। 1719 में बदल जाएंगे इतने ही, और इनकी हत्या कौन करवा देंगे? सैयद बंधु के द्वारा ही इनकी हत्या करवा दी जाएगी। इसके बाद में फिर एक टिकेगा मोहम्मद शाह रंगीला। ये क्यों टिक जाएगा जी? इसकी हत्या क्यों नहीं करवाएंगे शेख बंधु, सॉरी सैयद बंधु? क्योंकि ये उल्टी हत्या करवा देगा। किसकी? ये उल्टी हत्या करवा देगा। किसकी हत्या करवा देगा? ये उल्टी सैयद बंधुओं की हत्या करवा देगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला को याद रख लेना है। कब से आएगा? आपका 1719 से लेकर के 1748। अच्छा खासा लंबा शासनकाल है, क्योंकि जो कंट्रोल सैयद बंधुओं का मुगल साम्राज्य पर चल रहा था उसका खात्मा किसने किया? ये किया खात्मा मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो याद रख लेना, मोहम्मद शाह रंगीला ने चिंकलिच खां,
चिंकलिज खां के साथ मिलकर सैयद बंधुओं की हत्या की। सैयद बंधुओं को मरवाया। अब ये चिंकलिज खां कौन है? तो चिंकलिज खां ही वो है। जब मैं आपको हैदराबाद के निजामों के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा तब मैं बताऊंगा कि हैदराबाद में जो निजाम शाही थी इसके संस्थापक कौन है। ये चिंकलिज खां है। कौन है? हैदराबाद की निजाम शाही के संस्थापक। पहले ये दरअसल में ये भी मुगलों के वफादार थे, मुगल सेना में ये काम करते थे, मुगलों के सेना नायक थे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। तो हैदराबाद, मैंने क्या बोला? हैदराबाद के जो निजाम हुआ करते थे, निजाम शाही के संस्थापक हैं। जो निजामी प्रथा शुरू हुई, निजाम शाही के संस्थापक। ये बताऊंगा मैं छोटे छोटे वंशों के बारे में आपको। हैदराबाद हुआ, कर्नाटक हुआ, आपका मैसूर हुआ, सबके बारे में जानेंगे। मराठों के साथ साथ आप जानते रहेंगे इनको, किस तरह इनका मराठों से दक्षिण में संघर्ष होगा। बड़ा मजा आएगा धीरे धीरे, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज होंगी। अभी आपको ये भी नहीं पता मुगलों के आसपास कौन थे, तो जब मैं आसपास को पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको रिलेट करूंगा कि ये अगर क्यों, अगर शासनकाल आपको पता है। जैसे मैं कोई घटनाक्रम बताऊंगा कि 1740 की बात है, तो 1740 में आप अपना इतनी से सोच बात रखना कि भैया अच्छा 1740 में तो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था गद्दी पर, दिल्ली की पर। तो बाकी सबको जानोगे तो अपने आप रिलेट कर लो। इसीलिए एक ट्री एक बार में एक ही चीज को पढ़ना जरूरी होता है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 अभी है। ठीक है, कमजोर शासक है, इतना लंबा क्यों चल गया? क्योंकि इसने जो इसके खिलाफ बड़े कॉन्स्पायरेटर थे सैयद बंधु, उनको इसने मरवा दिया और एकदम फ्री होके ये बैठ जाता है। इसका असली नाम है रोशन अख्तर। क्या नाम है इसका? असली नाम इसका था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर के नाम से किसको जाना जाता है? रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है भैया जी। किसको? रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। तो पूछता है किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला का। और रंगीला से दो चीजें जरूरी याद रखती हैं हमको। एक तो 1737 में 1737 में बाजीराव यहां आक्रमण करेंगे मराठा। क्या बोलोगे? बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया। बाजीराव प्रथम जबरदस्त आक्रमणकारी, सुने ना बाजीराव। बाजीराव की प्रेमिका मस्तानी, सबकी कहानी सुनेंगे। तो बाजीराव ने आक्रमण किया और मात्र 500 सैनिक लेकर के वो आपके महाराष्ट्र से आए और इधर ऐसे हालात कर दिए थे मोहम्मद शाह रंगीला को, कुछ दिन के लिए दिल्ली छोड़ के भागना पड़ गया था। वापस में वो चले गए। ठीक है, तो मराठों का जो है उस समय पर एक बहुत बड़ा स्टैंड होगा। मराठे देश में एक बड़ी शक्ति बन करके उभरेंगे। जो आप मराठे साम्राज्य में पढ़ोगे तो गर्व करोगे, गर्व करोगे उन हिंदुओं पर, है ना। गर्व करोगे आप कि ऐसे मजबूत शासक हुए जिन्होंने बाहरी शक्तियों से जो अत्याचार था उस अत्याचार से हमको मुक्त कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर की। चलो भी, तो 1737 में बाजीराव प्रथम ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। बाजीराव प्रथम का आक्रमण एक है। इसके समय पर 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया। नादिर शाह ने आक्रमण किया। नादिर शाह का जो ये आक्रमण है बड़ा जबरदस्त आक्रमण था। पहले इसके आक्रमण का ये उद्देश्य नहीं था। कहते हैं कि इस पर गोली चला दी जाती है दिल्ली में नादिर शाह पर, जिससे भटक जाता है और इतना भड़क जाता है कि दिल्ली को लूटने और कत्लेआम के आदेश ये दे देता है। और आदेश ऐसे देता है कि एक ही दिन में 40,000 लोगों की गर्दन काट दी जाती है दिल्ली में। नादिर शाह का आक्रमण किया। ये नादिर शाह जो है ना भैया, इसी को हम बोलते हैं ईरान का नेपोलियन। इसके विजय अभियान बड़े जबरदस्त थे। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। यही आया था जब इसने लूट किया तो कितनी 70 करोड़ रुपए की धनराशि के करीब के जवाहरात लेके गया था। ऐसे नहीं कभी सोचो 2-2 हज़ार के नोट लेके गया होगा। 70 करोड़ रुपए की धनराशि, तख्ते ताउस, और इसी तख्ते ताउस में क्या था? कोहिनूर हीरा। बताया था ना मैंने, शाहजहां ने जड़वाया था। कोहिनूर को ले गया। कोहिनूर को ले गया। चलो,
कोई दिक्कत? कोहिनूर को ले गया। शाहजहां तो बड़ा बेचारा, शाहजहां की तो मैंने बताया था ना उम्र भी कैसे कटी थी, औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया था। बनाया था नहीं बनाया था? तो वो ये कहता था कि यार मुझे ऐसी जगह रख ले जहां से ताजमहल मुझे दिखता हो, मेरी पत्नी की याद का, तो यादों में डूबा रहता था। अंतिम टाइम में बंद है तो क्या करे, बुढ़ापे का शरीर है। उसके साथ कौन सी बेटी रहती थी उसकी, जिसने उसके अंतिम समय में सेवा की? जहान आरा। तो वो वहीं से देखता रहता था खिड़की में से ताजमहल को, शाहबुर्ज के उसमें से झांक के, शाहजहां। तो इसको लूट करके कौन ले गया? तख्ते ताउस कोहिनूर को ले गया था नादिर शाह। यानी कि अब मुगल बहुत कमजोर हो चुके हैं, बाहर से आके लुटेरे इनको लूट के ले जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में आया अहमद शाह। तुम नंबर डाल लेना इन सब शासकों पे। अहमद शाह, अहमद शाह। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला से पहले मैंने बताया नेकुशियार, वो 12वां शासक है, 12वां मुगल शासक। ये जो है आपका मोहम्मद शाह रंगीला, ये 13वां मुगल शासक है। 14वां मुगल शासक हुआ आपका अहमद शाह। कौन है? अहमद शाह। कब? 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मौत के बाद 6 साल के लिए, 1748 से लेकर के 54। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं भैया। फिर इसके बाद में आया आलमगीर। क्या बोलोगे? ये जहांदर शाह का बेटा इतने दिन बाद आएगा। आलम, सॉरी, जहांदर शाह जो था ना लंपट मूर्ख, उसका बेटा है आलमगीर। आलमगीर द्वितीय के नाम से इसको जाना जाता है। आलमगीर द्वितीय क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? वाह, आलमगीर द्वितीय क्यों कह रहे हैं इसको हम? आलमगीर प्रथम क्यों नहीं कह देते हैं? कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं, कौन बच्चे बताएगा? चलो बोलो भैया फटाफट से। चलो आगे आएंगे। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, फटाफट बताएंगे भैया। आलमगीर द्वितीय इसको क्यों कह रहे हैं हम लोग? जहादर शाह का ये बेटा था। इसी के समय, अब देखो कहीं मैं बताऊंगा तो इसके समय पर एक प्लासी का युद्ध होगा, अभी बात करने की जरूरत नहीं है, मैं वहां जरूर पूछूंगा आपसे। जब 1757 में मैं आपको प्लासी का युद्ध बताऊंगा या बक्सर का युद्ध 1764 में आपको बताऊंगा, तब मैं पूछूंगा बताओ भैया मुगल बादशाह कौन था। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। औरंगजेब भी था सर, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत शानदार। तो जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा था वो आलमगीर नाम से बैठा था, इसीलिए इसको आलमगीर नहीं बोल सकते हैं, आलमगीर द्वितीय इसको कहा जाएगा। ठीक है, 1754 से 1759 तक रहा। इसी के समय पर याद रख लेना प्लासी का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। 1757 प्लासी का युद्ध, या आप इसको पढ़ोगे भी ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जान जाओगे आप। प्लासी का युद्ध। आलमगीर द्वितीय के बाद में आया भैया शाह आलम। शाह आलम द्वितीय। अब आप समझ गए होगे इसको शाह आलम द्वितीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शाह आलम प्रथम तो कौन है? वो बहादुर शाह प्रथम है, शाह बेखबर जो है ना, जो मुअज्जम है वो है शाह आलम प्रथम, तो इसको बोलेंगे शाह आलम द्वितीय। इसका बहुत लंबा शासनकाल है, क्योंकि इसको अंग्रेज मदद करेंगे भैया। 1760 में बैठेगा और 1806 तक रहेगा। 1806 में अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में रहेगा काफ़ी हद तक, और कभी कभी इन्फ्लुएंस में चला जाएगा अवध के साथ, कभी बंगाल के साथ जाकर के मिल जाएगा। कहने के लिए मतलब ये आप जानोगे कि कैसे बंगाल के नवाब जब आप पढ़ोगे तो इसके टचअप रहेंगे। अंग्रेजों से संघर्ष भी करेगा ये, अंग्रेजों से मिलेगा भी, है ना। पूरी तरह से अंग्रेज इस पर कंट्रोल करेंगे 1803 में, कठपुतली बन जाएगा ये 1803 में। लेकिन आपको एक चीज देखनी है, 46 वर्षों का शासनकाल है इसका। कितने वर्षों का? 46 वर्ष का। और तीसरा सबसे लंबा शासनकाल है मुगलों में, तीसरा सबसे लंबा शासनकाल, तीसरा सबसे लंबा शासनकाल है भैया। किसका है? शाह आलम का, शाह आलम द्वितीय। बहुत सारी चीज होंगी इसके टाइम पर। जो पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, पानीपत का, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो मैं आपसे पूछूंगा उस टाइम क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय दिल्ली में कौन था? पानीपत का तीसरा युद्ध, ये कठपुतली जैसे शासक है इस समय, लड़ेंगे तो सही लेकिन ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे किसी का। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। मराठा साम्राज्य पढ़ते समय आप युद्ध इसको पढ़ेंगे। बक्सर वॉर, बक्सर युद्ध कब हुआ? बक्सर युद्ध 1764 में होगा, बंगाल में लड़ा जाएगा। कौन कौन लोग होंगे वहीं जानेंगे, क्योंकि अभी आप नामों को ही नहीं जानते हो। आप नहीं जानते हो हु इज मीर कासिम,
आप नहीं जानते हु इज शुजा-उद-दौला, तो उसके लिए आपको पहले धीरे धीरे समझते चलेंगे तो आता रहेगा ना। तो बक्सर युद्ध इसी के समय हुआ 1764 में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बक्सर के युद्ध में इसी व्यक्ति पर होंगी इलाहाबाद की संधियां। बक्सर के युद्ध के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इलाहाबाद की संधियां। 12 अगस्त और 16 अगस्त को 2 संधियां हुई थी, जिसमें अवध के नवाब को भी घेरा जाएगा अंग्रेजों के द्वारा और इसको भी घेरा जाएगा। शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806, इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई भैया, ये बात याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में कौन है? अकबर सेकंड। अब आप ये भी जान गए होंगे इसको अकबर द्वितीय कह रहे हैं हम, तो क्योंकि एक अकबर था, अकबर द्वितीय। ये है 1806 से लेकर के 1837 तक। अंग्रेज ही इसको भैया गद्दी पर बिठाएंगे, क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों का लगभग कंट्रोल आ चुका होगा। छोटे छोटे इनको क्यों बिठाते थे? क्योंकि जनता विद्रोह ना कर दे। जनता का विद्रोह बहुत जरूरी होता है, उससे चीजें पलटती है। अब मान के चलो यूपी में चुनाव हो रहे हैं और कोई अगर ये बोल दे कि उत्तर प्रदेश के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ जी नहीं बनेंगे, तो वो जो गुट जो वोट देने वाला है, तो वो क्या पार्टी को सपोर्ट करेगा? तो एक चेहरे को वोट दी जाती है, तो विद्रोह होता है। इसीलिए तो सैयद बंधु खुद गद्दी पर क्यों नहीं बैठ जाते? इसीलिए नहीं बैठ जाते। यहां अंग्रेज गद्दी को कैंसिल ही क्यों नहीं कर देते? क्यों बिठा रहे हैं जब अंग्रेजों का इतना बड़ा कंट्रोल है? तो ताकि जनता में एक सामंजस्य बना रहे, जनता विद्रोह ना करे, चीजें बिगड़े ना। जैसा चल रहा है कठपुतली की तरह बिठाए रखो। जैसे मनमोहन सिंह जी इतने गुणी व्यक्ति, उनके ऊपर एक कंट्रोल बना लिया कांग्रेस ने, एक क्रेडिट लेने के लिए कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल किसका रहा? सोनिया गांधी का। तो इस तरह से उन्होंने क्या बना लिया? उनके ऊपर एक कंट्रोल बना लिया। गद्दी पर दिखने के लिए कोई और है, वास्तविक शासन किसी और के हाथ में। तो गद्दी से फर्क नहीं पड़ता है भैया, पद से फर्क नहीं पड़ता है, बात होती है कि वास्तविक शक्ति किसके पास में है। जैसे हमारी न्यायपालिका में क्या होता है, न्यायपालिका बोल रहा हूं, कार्यपालिका में क्या होता है, विधायिका में क्या होता है, कि वास्तविक शक्तियां तो आप देखते हैं कि किसी और के पास हैं और दिखाने वाली शक्तियां किसी और के पास हैं। प्रेसिडेंट हैव द पावर्स बट द ओरिजिनल पावर्स वो किसके पास है? वो प्रधानमंत्री महोदय के पास है। इसलिए नहीं बिठाते हैं भैया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया एक बच्चे ने कि सैयद बंधु क्यों नहीं बैठ जाते हैं। चलो, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, ये बात याद रख लेना। यही व्यक्ति है जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सुधार आंदोलन पढ़ाऊंगा मैं आपको कि हमारा देश कैसे इन क्रूतियों से, कैसे इन अंधकारों से बाहर आया है। बहुत बढ़िया। चलो, कोई दिक्कत इस बात में? राजा राम मोहन जो है आपके, उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? बहुत बढ़िया। प्लासी युद्ध बच्चे पढ़ाऊंगा, प्लासी युद्ध आप पढ़ोगे, अभी 1757 को आन दो तब पढ़ोगे। सूर साम्राज्य के बाद सर जी कोई क्लास नहीं आया है, कल से आएगी बच्चे, सूर साम्राज्य के बाद की। तुम तो यार मुगल पढ़ रहे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुम भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जी सूर के बाद कोई नहीं। मुगल वंश की क्लास है, मुगल फोल्डर में है सारे, है ना, याद रख लेना इसको। चलो, क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इसके बाद में अंतिम शासक आया, ये सेकंड लास्ट है। अब मुझे कुल बताओ आप सभी लोग, अंतिम मुगल सम्राट, मुझे बताओ कुल कितने मुगल सम्राट हुए टोटल? अभी मैंने बताया नेकियोसार 12वां था। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? ये बहादुर शाह जफर द्वितीय है। बहादुर शाह जफर द्वितीय है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो 1837 तक, इसका भी 20 साल का कार्यकाल है। 1837 से लेकर के 1857, बूढ़ा शासक था। यही है जिसके समय अंग्रेजों ने एक फरमान जारी किया। अंग्रेजों ने बोला कि अब आपको लाल किला, जो ये आपका पैतृक है ना, पुश्तैनी जिसको आप समझते हैं, आपको छोड़ करके कहीं और रहना होगा। आपको ये सब जगहें छोड़नी होंगी। आपको ये जो आप सोचते फतेहपुर सीकरी आपका, ये सब छोड़ने होंगे, सारे किले आपको छोड़ने होंगे। इसके सामने वो पतन किया। इनके मतलब बहुत बर्बरता होगी जब इसको बंदी बना लिया जाएगा।
बंदी बना लिया जाएगा। 1857 का विद्रोह होगा, जनता उतरेगी बहादुर शाह के पक्ष में कि यार लोगों को ऐसे ये मैसेज भेजा जाएगा, मुगल कुछ लूट के लेकर नहीं गए हमारे देश से। इस बात पर कभी भ्रमित मत होना आप लोग। आप एक बात सोचें, आपका घर है, आपके घर में मैं आ जाऊं और सारी चीजें आपसे कंट्रोल में ले लूं और आपको आपके ही घर में रखूं, आपकी चीजें, आपका सोना आपके हाथ में है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लोग आपको ऐसे बरगलाते हैं कि अंग्रेजों ने तो लूट करके बाहर ले गए, अंग्रेज बाहर ले गए लूट करके, और ये मुगल कुछ लूट करके लेके नहीं गए, मुगलों ने सब कुछ यहीं रखा। मैं आपके घर में लूट करके चीजें वहीं रख दूं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है, ये उससे भी बड़ी लूट है। तो ये दोनों लोग लुटेरे हैं, अंग्रेज भी और मुगल भी, इनमें कोई कम नहीं है। ठीक है, चलो। तो एक इम्पैक्ट क्या आता है, अंतर क्या है, एक बारीक सा अंतर क्या है। इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों के द्वारा भी देश को शिक्षा पद्धति से लेकर के बहुत सारी चीज़ प्रदान की गई, लूटा सबके द्वारा गया। विदेशी मतलब विदेशी और देसी मतलब देसी। तो यहाँ क्या अर्थ होता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के सामने ये फरमान जब आएगा कि अब आपको ये छोड़ना होगा, तो जनता में ऐसे ही मैसेज भेजे जाएंगे कि यार इन्होंने तो ताजमहल बनाया, हमारे लिए सब कुछ इन्होंने किया। तो जनता को एक बूढ़े शासक के प्रति दिल्ली की गद्दी पर उनको वो अंग्रेजों से अच्छा लगेगा, लगना भी चाहिए था। अगर अंग्रेज का और बहादुर शाह जफर द्वितीय का तालमेल करो तो बहादुर शाह जफर के पक्ष में लोगों को होना चाहिए था, बिल्कुल सही चीज थी, और लोग हुए भी। यही इसी 1857 के विद्रोह को हडसन दबाएगा, निकोलसन हडसन आएगा, है ना। अंतिम सम्राट है कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय। जफर क्यों बोलते हैं, जफर इससे क्योंकि जफर नाम से कविताएं लिखता था, जफर नाम से रचनाएं करता था। मतलब जफर तो पहले भी हुए लेकिन इसने रचनाएं की, जफर नाम से रचनाएं की, कविताएं लिखी, जैसे गुलरुखी बताया था मैंने आपको, जफर नाम से। इसके ही दरबार में रहते थे मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब जिन्होंने बहुत लिखे हैं आपके शेर, किसके ऊपर, मिर्जा गालिब ने शेर लिखे हैं 1857 के संग्राम के ऊपर, याद रख लेना। सुने आपने शेर मिर्जा गालिब के, नहीं सुने। और 1862 में मृत्यु हो जाएगी। देखो 57 में तो इनको कैद किया जाएगा, ठीक है। हुमायूं के मकबरे में जाकर के छिप जाते हैं, हुमायूं के मकबरे में से इनके बेटे और जो पोते हैं उनको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार करके रखा जाता है, हडसन गिरफ्तार कर लेता है, जिसमें वक्तव्य भी कि हडसन इनको उर्दू में कुछ कविताएं सुना, उर्दू में कुछ पंक्तियां बोलता है, उर्दू में कुछ पंक्तियां उससे बोलते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार। कहते हैं इतना बुरा हाल किया और गिरफ्तार करके इनको कहाँ भेज दिया था, 1857 में, 1857 में कैद करके रंगून, कहाँ भेज दिया था भैया, रंगून भेज दिया था। रंगून यानी कि कहाँ, वर्मा, जो आज का म्यांमार है, भेज दिया था। और इतना बुरा हाल इसका किया कि जो शुरुआत में इसको भूख लगी, कई दिन भूखा रखा गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को जब भूख लगी तो थाली में इसके बेटों के, इसके पोतों के सिर परोसे गए, इसके सामने गोलियों से भूना गया उसको। तो अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया। चलो, बहादुर शाह जफर प्रथम कौन था, आदित्य राजपूत पूछ रहे हैं। अकल के अंधे, आज क्लास शुरू करते समय बताया मेरे लाल, है नहीं बताया, साहेब बेखबर, बहादुर शाह जफर प्रथम। चलो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएंगे। सर जी जफर में नुक्ता लगेगा, अरे वाह मेरे शेर, ये लो लगा दिया, गजब। कोई आपका क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछेंगे। रंगून की जेल में भेज दिया था, बिल्कुल ठीक है। सर जी इनके पुत्रों को भी मारा गया था क्या, हाँ जी मारा गया था। बहुत बढ़िया, शिखा सिंह राजपूत। हाँ वो बताऊंगा अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों को अंग्रेजों के टाइम पे था ना, तो चलो। बहुत शानदार, देखो एक कितनी तमीज से बोल रहा है, कह रहा आज गालिब होता तो मास्टर तेरे लिए भी कुछ लिखता। बहुत बढ़िया, बताओ भैया। हम्म, बहुत सही शिवम। डाउट पूछो भैया, कोई डाउट हो तो आपका, जब कभी टाइम बचता है तो पूछ लिया करो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बताओ।
हाँ, जजिया कर, ये अच्छा पूछा बच्चे ने, ये फायदा है। जजिया कर को फाइनली याद रख लेना, जजिया कर को फाइनली खत्म किया। जजिया को मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने फाइनली खत्म कर दिया था। जो उसने लगाया था ना 1679 में औरंगजेब ने, जजिया को मोहम्मद शाह रंगीला ने फाइनली खत्म कर दिया था। बहुत बढ़िया। चलो, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे भैया, जरूर पढ़ेंगे। 331 वर्षों में बच्चे वो बात याद रख लेना, 15 वर्ष सूर साम्राज्य के घटा देना, था 316 वर्ष तब कहेंगे। सर जी स्पीड से पढ़ाओ। हाँ बेटा, मोटरसाइकिल पे बैठूंगा मैं अभी, R15 पे बैठ के पढ़ाऊंगा, तेज चलेंगे फिर। ठीक है। 1857 नहीं आएगा अभी, अभी पहले मैं मराठा साम्राज्य आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद में 1857 पढ़ेंगे। ओके। महाभारत कब हुई थी, ये देखो ये कहाँ चल रहा है। चलो, कल क्या चलेगा, कल का मुझे खुद नहीं पता कल क्या चलेगा। क्रम से मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ जानने को है। ओके। छोटे से छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराणा प्रताप की उस गोरिल्ला और छापामार नीति को आगे बढ़ाएंगे। फिर से फक्र करने लायक एक चेहरा। चलो, बहुत बढ़िया। आपके जैसा बनना है, मेरे जैसे ही है आप, अंतर नहीं है मुझ में तुम में कोई भैया, आप मेरे जैसे ही हो। हाँ, इसके टाइम जब 1739 में आया नादिर शाह, उस समय तक तो मुगल बैठा ही करते थे आपके तख्ते ताउस पर, तो वो उसको लूट करके तब लेके गया है। वेरी गुड। सिक्के भी कराऊंगा भैया, मैंने आपसे बोला हुआ, जो मैंने बोला है, जो स्टेटमेंट दे दिया वो सब मैं पूरा करूंगा, समय से पूरा करूंगा। जो स्टेटमेंट दे दिया उसके लिए घबराऊंगा। अगर मैंने बोल दिया पढ़ाऊंगा तो मुझे याद है, मैं पढ़ाऊंगा। जरूरत ही नहीं, आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद भी दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ऐसा नहीं है, ऐसा होता ना कि बाद में ये आगे जानोगे, आगे पढ़ोगे और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। निश्चिंत रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। तो और मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि 3 बजे GS का प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर करें, और शाम को सुबह वो अंकित भाटी सर ने बोल दिया था क्लास में कि आज क्लास नहीं है आपकी हिस्ट्री और हिंदी की, तो क्लास दोनों होंगी भैया, है ना, याद रखना इस बात को। थैंक यू।